नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक शर्मा स्वागत करता हूं आपका पहली नोई आईएएस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का जो बुनियादी संरचना है उसके सिद्धांत के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो बुनियादी संरचना का जो सिद्धांत रहा है वो इस चर्चा का परिणाम रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच किसके पास जो है अधिक शक्तियां रहेंगी। ठीक है, ये इस चर्चा का जो परिणाम निकल के सामने आता है वो उसको हम बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में जो है देखते हैं। तो दोस्तों, जब हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की हमको बात करनी होती है। वो है आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 13 को जो है हम मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में जानते हैं, और वहीं जो संविधान में जो संशोधन करने की जो शक्ति है के बारे में बात की गई है वो 368 में जो है बात की गई है। और दोस्तों, इसी के साथ आपको पता भी होगा कि मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में जो है सुप्रीम कोर्ट को जाना जाता है, और वहीं संविधान के लिए संशोधन करने की जो शक्ति प्रदान की गई है वो पार्लियामेंट को की गई है। तो दोस्तों, जब इन दोनों आर्टिकल्स के बीच जब संघर्ष की स्थिति पैदा होती है तब कुछ ज़रूरी प्रश्नों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो वो कौन कौन से प्रश्न हैं, देखिए। पहला, कि क्या संविधान के संशोधन की जो पार्लियामेंट की शक्ति है वो निरपेक्ष है, एब्सोल्यूट है। ठीक है। दूसरा, कैन दी फंडामेंटल राइट्स बी अमेंडेड, यानी कि क्या संविधान को जो है क्या जो है मौलिक अधिकारों को जो है अमेंड किया जा सकता है। और वहीं तीसरा जो प्रश्न होता है वो ये कि क्या संविधान को जो है पूरी तरह जो है संशोधित किया जा सकता है। तो दोस्तों, इन्हीं प्रश्नों का जो है जवाब हमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजमेंट से मिलता है। तो चलिए, अब हम वो सारे जो जजमेंट्स जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उनके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जजमेंट हम देखते हैं शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो बात की गई है। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें जो चैलेंज किया जाता है, कौन सा केस चैलेंज किया जाता है, वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 का एक प्रोविजन जिसमें बात की जाती है अबॉलिशमेंट ऑफ जमींदारी सिस्टम, यानी कि जमींदारी प्रथा को समाप्त करने की जो बात की जाती है उसको चैलेंज किया जाता है। देखिए, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इशू कहाँ उत्पन्न होता है, तो इसमें जो कानून पेश जो किया जाता है वो संपत्ति के अधिकार के प्रावधान पर एक तरीके का रोक लगाने का काम करता है। ठीक है। ठीक है, और साथ ही साथ इस कानून को जो है संरक्षण देने के लिए दो अनुच्छेद जो है इसमें जोड़े जाते हैं, 31A और 31B। ठीक है दोस्तों। अच्छा, और 31A और 31B इनको जो है संपत्ति के अधिकार पर एक हमला जो है माना जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो प्रश्न रखा जाता है वो ये कि क्या संसद द्वारा मौलिक अधिकार पर संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, कैन दी पार्लियामेंट अमेंड दी फंडामेंटल राइट्स, अमेंड दी कॉन्स्टिट्यूशन विद रिगार्डिंग दी फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और तो इसी के माध्यम पे जो है सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। तो अपने पहला स्टेटमेंट में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आर्टिकल 368 में, ठीक है, इसमें वो पावर भी है जो कि फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है। ठीक है, वहीं दूसरी चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बोली जाती है कि आर्टिकल 13(2) में जो वर्ड लॉ दिया हुआ है, ठीक है, जो कानून वर्ड जो आर्टिकल 13(2) में दिया हुआ उसको जो है एक परिभाषा प्रदान की जाती है, वो ऑर्डिनरी लॉ की परिभाषा उसमें प्रदान की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो वहीं जो दूसरा केस होता है वो होता है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस जो है हमको पढ़ना है। वो इसमें क्या होता है, इसमें 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 17वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम जो है इसको चैलेंज किया जाता है। ठीक है, और इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट से कि क्या कि किस प्रकार के प्रावधानों को संशोधित किया जा सकता है और किस प्रकार के प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता, यानी कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड एंड व्हाट कैन नॉट बी अमेंडेड। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट जो है अपना जजमेंट देती है, जो कि इस प्रकार है कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान के संशोधन के संदर्भ में जो बात की गई है उसमें संविधान के किसी भी प्रावधान या हिस्सों के साथ साथ मौलिक अधिकार भी शामिल हैं। ठीक है, ये पहला जो जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट देती है। इसी के साथ जो दूसरा स्टेटमेंट जो सुप्रीम कोर्ट देती है वो ये कि यदि अनुच्छेद 368 में मौलिक अधिकारों के संबंध में जो है कोई शक्ति
या कोई संशोधन करने की कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है, तो संसद जो क्या करेगी, संसद ऐसी शक्ति के जो है शामिल करने के लिए, ऐसी शक्तियों को शामिल करने के लिए एक संशोधन पेश कर सकती है, और यह प्रावधान जो है इसमें जोड़ सकती है। ठीक है, यही इसमें लिखा है, इवन इफ द आर्टिकल 368 हैज नाउ पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, ये नाउ नहीं होगा, ये नो होगा। ठीक है, नो पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट, द पार्लियामेंट कैन मेक दिस प्रोविजन बाय इंक्लूडिंग अमेंडमेंट टू इंक्लूड सच पावर्स। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो दोनों केसेस में आप देख सकते हैं, पहले के जो दो केस थे उसमें दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने संसद की जो आर्टिकल 368 में दी गई पावर्स है उसको पूर्ण माना है। ठीक है, इसके बाद आता है तीसरा केस, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण केस है। किस संदर्भ में? दो संदर्भ में। पहला तो ये कि ये फॉर द फर्स्ट टाइम जो है 11 मेंबर जज जो है बेंच कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। ठीक है, और दूसरा, इट रिवर्स द प्रोविजंस ऑफ अर्लियर जजमेंट। ठीक है, ये पहले के फैसलों के प्रावधानों को जो है उलट देता है। ठीक है, इसमें भी जो है 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को जो है चैलेंज किया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये प्रश्न रखा जाता है कि क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की जो पार्लियामेंट की पावर है वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। ठीक है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जवाब हम जानते हैं कि क्या जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट इसमें देता है। तो अपने पहले जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि संविधान में संशोधन की जो संसद की जो शक्ति है वो असीमित शक्ति है, अनलिमिटेड पावर। ठीक है, नहीं है। ठीक है, अनलिमिटेड पावर नहीं है। इसी के साथ यह शक्ति जो है न्यायिक समीक्षा के तहत आती है, जुडिशियल रिव्यू के तहत आती है। ठीक है, फिर दूसरे स्टेटमेंट में, दूसरे जजमेंट में बोलता है कि मौलिक अधिकारों का जो हनन है वो नहीं किया जा सकता। नो पावर टू अमेंड और एब्रिज द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, वहीं तीसरा स्टेटमेंट जो सुप्रीम कोर्ट देता है वो ये कि यदि अनुच्छेद 13(2) में शब्द कानून जो संशोधन के बारे में है किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो इसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, इफ द वर्ड लॉ इन आर्टिकल 13(2) which includes the amendment violates any fundamental rights, it would be declared void। ठीक है, ठीक है, तो आप समझ में आया आपको कि किस तरीके से जो है गोलकनाथ का जो केस है वो इतना महत्वपूर्ण केस था। इसने पिछले दो जो है जजमेंट्स के जो प्रोविजंस थे उनको पलट के रख दिया था। अब क्या होता है, देखिए गोलकनाथ जजमेंट के जवाब में जो है संसद 24वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो पारित करती है। नाउ इन रिस्पॉन्स टू गोलकनाथ केस एंड जजमेंट, पार्लियामेंट केम अप विद 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इसमें कुछ चेंज किए गए, इसमें कुछ बदलाव किए गए आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 के संदर्भ में। ठीक है, तो आइए जानते हैं क्या क्या बदलाव इसमें किए गए। ठीक है, तो पहला बदलाव किया गया आर्टिकल 13 में, इसमें क्लॉज 4 जो है जोड़ा गया, विच सेज दैट नथिंग इन आर्टिकल 13 वुड अप्लाई टू आर्टिकल 368। जी हाँ, यानी कि इसमें यह कहा गया कि आर्टिकल 13 के कोई भी प्रावधान जो है वो आर्टिकल 368 पर लागू नहीं होंगे। ठीक है, दूसरा जो बदलाव किया गया उसमें वो आर्टिकल 368 को लेकर के किया गया। इसमें दो तरीके के बदलाव किए गए। पहला क्या, इट चेंज द मार्जिनल हेडिंग, मतलब सीमांत शीर्षक जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं, वो सीमांत शीर्षक ही बदल दिया गया। क्या बदल दिया गया? देखिए पहले बोलते थे प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान में संशोधन के लिए प्रक्रिया। ठीक है, अब इसको बदल के क्या कर दिया गया, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोसीजर देयर ऑफ, यानी कि संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति। ये पूरा का पूरा जो है स्टेटमेंट ही बदल के रख दिया गया। और इसके साथ ही 368 में, आर्टिकल 368 में एक क्लॉज 3 भी जोड़ दिया गया जो कि बात करता है नथिंग इन दिस आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू आर्टिकल 368। ठीक है, यानी कि जो बोला गया वो ये कि कोई भी प्रावधान आर्टिकल 13 के आर्टिकल 68 पर लागू नहीं होंगे। तो दोस्तों जो है इस संशोधन का जो उद्देश्य आपको समझ में आया होगा कि इसके जरिए अनुच्छेद 368 पर अनुच्छेद 13 की जो है प्रायोज्यता के को जो है बाहर करना, इसका जो है पर्पस, इस अमेंडमेंट, इस जो है इसका जो पर्पस था इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का।
ठीक है, इसी के साथ अब हम दूसरी जो बात करेंगे चौथे केस की, केशव नंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो कि एक बहुप्रसिद्ध जो है केस हम इसको जानते हैं। देखिए इसमें जो है, उसमें 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को और उसके प्रोविजंस को जो है चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। देखिए इस केस की अहमियत क्या है, तो जो है इसके जजमेंट में जो है मूल्य संरचना सिद्धांत को जो है रेखांकित किया गया, मतलब इट आउटलाइंड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए जो है ये इतना महत्वपूर्ण जो है केस है। ठीक है, इट क्वेश्चनड द स्कोप ऑफ अमेंडमेंट दैट द पार्लियामेंट रिजर्व। ठीक है, और जो ये मूल प्रश्न इसमें जो पूछा गया वो ये कि संशोधन करने का वह दायरा, ठीक है, स्कोप क्या है जो कि संसद के पास है। ठीक है, वेरी ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया वो इस प्रकार था कि पहला जो स्टेटमेंट था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संशोधन करने की शक्ति स्पष्ट रूप से और पूरी तरीके से संविधान में जो है व्यक्त की गई है, और 24वां संशोधन जो था वो सिर्फ उन शक्तियों का एक क्या था, विस्तृत जो है अभिव्यक्ति दी गई थी उसके जरिए। ठीक है, वो ये बोल रहा था प्रोसेस टू अमेंड इज क्लियरली एंड कंप्लीटली एक्सप्रेस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड द 24th अमेंडमेंट एक्ट डिटेल्ड दोज एक्सप्रेशंस। ठीक है, वहीं जो दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही वो ये कि हाउएवर द बेसिक फीचर कैन नॉट बी अमेंडेड, हालांकि मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, ठीक है, अर्थात पूरे संविधान को संशोधित कर एक नया संविधान जो है बनाया जा सकता है, लेकिन इसके जो मूल तत्वों को बनाए रखना अनिवार्य होगा या अनिवार्य है। दैट इज द होल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बट इट शुड मेंटेन द बेसिक एलिमेंट और बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट जो है, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो एक टिप्पणी देता है कि अनुच्छेद 368 के प्रावधानों की सीमा में इस प्रकार संशोधित किया जाना चाहिए इस कि आर्टिकल 368 की शक्तियों में वृद्धि या कमी इस प्रकार हो सके इस प्रकार हो सके कि वृद्धि के साथ जो है विथ इंक्रीज जो है इसमें शक्तियों का कुल विनाश जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट शुड नॉट लीड टू द टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द पावर्स, वेयर एज विद डिक्रीज यानी कि कमी के साथ जो है यह सभी प्रतिबंधों से मुक्त नहीं होनी चाहिए। विद डिक्रीज इट शुड नॉट बी फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शंस। Therefore, any increase or decrease in the power of Article 368 should not destroy the basic feature of the Constitution. अर्थात अनुच्छेद 368 की शक्तियों में किसी भी वृद्धि या कमी से संविधान के मूल तत्व को नष्ट नहीं किया जा सकता। अब देखिए केशव नंदा भारती के फैसले के जवाब में संसद जो है 42वां अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करती है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो है संसद जो है इनैक्ट एंड इंट्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू द केशव नंदा भारती केस एंड इट्स जजमेंट। ठीक है, तो अब इसके बारे में जानते हैं कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है ये इसमें क्या क्या प्रोविजंस लाए गए थे। तो इसमें आर्टिकल 368 को जो है संशोधित कर 2 क्लॉज 4 और 5 जो है जोड़ दिए गए थे। ठीक है, और इसमें कहा गया कि संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, और किसी भी अदालत में संशोधन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। दैट इज देयर इज नो लिमिटेशन ऑन पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द अमेंडमेंट्स कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट। और साथ ही इसमें एक टिप्पणी ये दी गई कि चूंकि संसद जो है लोगों की जो है इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए यह न्यायपालिका से सर्वोच्च है। देखिए, सिंस द पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द पीपल इट स्टैंड सुप्रीम ओवर द जुडिशरीज एक्शन। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब आगे चल के जो हम देखेंगे कि मनेरवा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इस 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42वें संविधान संशोधन अधिनियम और इसके जो प्रोविजंस है उन्हीं को चैलेंज कर दिया जाता है। तो छठा जो केस है बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर के वो है मनेरवा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। ठीक है, इसमें जो चैलेंज किया जाता है इसमें 42वें संविधान संशोधन के प्रावधान और जो इसमें जो 2 क्लॉज जो जोड़े गए थे 4 और 5 आर्टिकल 368 में, उनको चैलेंज किया जाता है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे हम ध्यान दें तो सुप्रीम कोर्ट ने निम्न जो है जजमेंट दिए थे।
तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले जजमेंट में बोला कि क्लॉज 4 और 5 ऑफ आर्टिकल 368 आर अगेंस्ट द बेसिक फीचर, देयरफॉर दे आर हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि मूल तत्वों के खिलाफ है। क्या है? क्लॉज 4 और 5 आर्टिकल 368 के, ठीक है, इसलिए इन्हें असंवैधानिक घोषित किया जाता है। वहीं जो दूसरा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो ये कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने के लिए जो शक्ति है उसकी प्रकृति सीमित है। मतलब दीज अमेंडमेंट्स आर सब्जेक्ट टू, सॉरी, दूसरी बात जो कही गई, देर इज लिमिटेड पावर और नेचर ऑफ पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसी के साथ तीसरा जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो ये कि दीज अमेंडमेंट्स आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, यानी कि संशोधन जो है न्यायिक समीक्षा के अधीन है, ठीक है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट भी दिया कि इस निर्णय में कहा गया कि संविधान ही सर्वोच्च है और इसलिए इसकी जो पहचान है उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एंड देयरफॉर इट्स आइडेंटिटी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो दोस्तों ये थे वो सारे जजमेंट्स जिनमें डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और ये सारे ही जजमेंट्स जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। ये एज इट इज़ पूछ लिया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन अभी पिछले 5 सालों में एक क्वेश्चन 6 मार्क्स की कैटेगरी में पूछा भी गया है। और इसी के साथ तमाम जजमेंट्स के बेसिस पर कुछ बेसिक एलिमेंट्स जो है उनको भी चिन्हित किया गया है। जैसे कि पहला आप यहाँ देख सकते हैं सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरन नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, ठीक है, सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, वेलफेयर स्टेट, जुडिशियल रिव्यू, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। इसके बाद 8वां आ जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, रूल ऑफ लॉ, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है। फिर आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस, लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट्स पावर अंडर आर्टिकल 32, 136, 141 एंड 142। इसी के साथ 4-5 जो बेसिक एलिमेंट्स है वो और इसमें दिए आपकी बुक में जो है आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप हुई होगी। देखिए आपको सिर्फ कौन से जजमेंट में क्या बोला गया है इस पर जो है ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और जो ये 12-15 जो एलिमेंट्स अभी हमने देखे, ठीक है, वो आपको अच्छी तरीके से याद करना है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। आप प्लीज़ अपना जो है फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए, कमेंट करिए। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन करिए। धन्यवाद।